हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिंक करने वाले इंपॉर्टेंट MCQ जो अमूमन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आते रहते हैं। उनको हम डिटेल में देखेंगे, तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। पहला MCQ है हमारे पास के सिलेक्ट वन ऑप्शन विच इज़ नॉट ऑटोमेशन। आपने वो ऑप्शन बताना है जिसमें ऑटोमेशन नहीं होती। अब पहला ऑप्शन है CRM टूल्स। अगर हम CRM टूल्स की बात करें तो क्या इनमें ऑटोमेशन होती है या नहीं होती। आप में से कई लोगों के लिए CRM टूल्स एक नई टर्म होगी, तो चलें यहाँ पर आप देख लें कि CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। CRM टूल्स वो होते हैं जो कि कस्टमर और रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और हमारे पास ऑप्शन बी है SCM टूल्स। SCM टूल्स क्या होते हैं? सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ERP टूल्स। ERP टूल्स क्या होते हैं? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पर गौर करें तो इसमें भी ऑटोमेशन होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मेन मकसद ऑटोमेट करना चीज़ों का नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कोई यूज़र ही होता है जो कि ऑपरेट कर रहा होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि विच ऑप्शन विच इज़ नॉट ऑटोमेशन, के कौन सा वो ऑप्शन है जो कि ऑटोमेशन बजाते खुद नहीं करता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, बल्कि यूज़र जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जी MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऑप्शंस है हमारे पास और हमने ये बताना है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन किसके पास होती है। MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि जिसके अंदर बहुत से डाटा मौजूद होते हैं और उसकी बेस पर हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जी DBMS होता है, आप बाखूबी जानते हैं, डेटाबेस के कोर्स में भी आपने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा है जी PSO क्या होता है? पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, और ये जो है ये एक एल्गोरिथम है फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और जी चौथा ऑप्शन है वो है ISO तो वैसे ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमने अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास। तो जो करेक्ट आंसर है वो है MIS, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS IT करके आए तो वहाँ पर आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शायद कोर्स भी पढ़ा हो, तो ये उसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। नेक्स्ट MCQ है कि करेक्टरिस्टिक्स फॉर द टेस्टेबिलिटी फंक्शन इज नॉट इंक्लूड। सॉफ्टवेयर का जो टेस्टेबिलिटी होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जो कि नहीं होती। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो टेस्टेबिलिटी होती है इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो ये बताती है कि एक जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करना कितना आसान है और कितना आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि उसको अगर हम टेस्ट करें तो हम आसानी से टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, ऑपरेबिलिटी, रोबस्टनेस और ऑब्जर्वेबिलिटी। अगर एक सॉफ्टवेयर हमारे पास सिंपल तरीके से बना हुआ है तो उसको टेस्ट करना आसान है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक सॉफ्टवेयर जो है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो ऑपरेबिलिटी उसकी ठीक हो, तो फिर भी हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना आसान है। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपने कुछ इस तरीके से बनाया है कि उसको डीपली अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल बने हुए हैं वगैरह वगैरह, कोडिंग कैसे की गई है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम रोबस्टनेस की बात करें तो रोबस्टनेस जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी में नहीं आता, सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी के करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता।
क्यों नहीं आता? क्योंकि रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? रोबस्टनेस का मतलब होता है टाइम टू रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर, कि एक सिस्टम जब फेल होता है तो उसके कितनी देर बाद वो अपने आप को इस काबिल बना सकता है कि वो दोबारा से स्टार्ट हो पाए, तो इसे हम बोलते हैं रोबस्टनेस। तो हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा वो करेक्टरिस्टिक है टेस्टेबिलिटी का जो कि इनमें नहीं है, तो वो है रोबस्टनेस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रोबस्टनेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज अंडर विच टेस्टिंग टेक्निक? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो हम फाइंड करते हैं वो हम पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कौन सी टेक्निक में इन्वॉल्व होती है। अब ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, येलो बॉक्स या फिर ग्रीन बॉक्स? अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, फिर उसके बाद हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखें, यहाँ पर ये आपको एक चार्ट दिखाया गया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश की है। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड्स। अब ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कैसे करते हैं इसका भी जिक्र करते चलें। मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड कर देना। जिस तरह इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो रीजन्स कितने, एक ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन, और दूसरा रीजन कौन सा है, ये सारा एक रीजन है, और तीसरा रीजन हो जाते हैं ये वाला। तो बात ये हो रही है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कौन सी टेस्टिंग टेक्निक में आती है। तो क्योंकि ये कोड की स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नोड्स, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्योंकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही हम अपने सॉफ्टवेयर के कोड को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आंसर होगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व्स इन ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोटोटाइपिंग यूज होती हैं? एवोल्यूशनरी, डिस्क्रीट, थ्रू अवे, ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ ए एंड सी ऑप्शंस? तो आपको याद होगा कि जो कॉमन टाइप्स थी प्रोटोटाइपिंग की, उनमें एक थी रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जिसको हम थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। तो थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये तो करेक्ट है। ओके, एक और टाइप थी, वो थी एक और टाइप थी जो कि थी एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। और ये देखें यहाँ पर एवोल्यूशनरी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग भी इसकी टाइप में आती थी, वो वहाँ पे मेंशन नहीं है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी प्रोटोटाइप की टाइपिंग में आती है, ये इन्वॉल्व आप कह सकते हैं कि इस तरह की प्रोटोटाइपिंग होती है, एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग भी होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो करेक्ट आंसर हैं, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, यानी कि ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which one of the following is the sequence of the statements from one place in the program to another? देखिए, हम एक प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टर्म है जो कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है? गेटवे, राउटर, पाथ, सब पाथ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सब पाथ। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर अगर स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 4 तक हमने जाने, तो इस सीक्वेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये एक पाथ ही है ना जो रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से स्टेटमेंट 3 से स्टेटमेंट 8 की तरफ हमने जाना है, तो ये इसका एक पाथ बन रहा है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सब पाथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कपलिंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल्स? क्या कपलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल्स के, क्या वो मॉड्यूल्स के दरमियान इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो कपलिंग को देखने से पहले हम देखते हैं कि कपलिंग होती क्या है। इस डायग्राम को गौर से देखें, ये हमारे पास मॉड्यूल 1 है ये वाला, और ये है हमारे पास मॉड्यूल 2। अब यहाँ पर देखें मॉड्यूल 1 के अंदर हमने मजीद कंपोनेंट बनाए हुए हैं इस मॉड्यूल के, एक्स और वाई कंपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ पर मॉड्यूल 2 का हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जी। ओके, अब यहाँ पर ये देखें ऑरेंज लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कोहेजन को,
यानी कि हम कह सकते हैं कि ये x और y, मॉड्यूल 1 के जो x और y कंपोनेंट हैं ये इनकी आपस में कोहेजन है। और यहाँ पर देखें ये जो रेड लाइन है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन हो रही है इससे हम बोल रहे हैं कपलिंग। ओके, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कपलिंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल्स। तो कपलिंग की बात हो रही है, तो कपलिंग हमारे पास ये कपलिंग हो रही है इन दोनों की, तो क्या इंडिपेंडेंस है कि नहीं, क्या मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं? जी हाँ, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मॉड्यूल 1 भी इंडिपेंडेंट है और मॉड्यूल 2 भी इंडिपेंडेंट है। देखो ना, ये सेपरेटली हमने डिज़ाइन किए हैं दोनों, और यहाँ पर एक लाइन बीच में खींची है। अब हमसे पूछा ये रहा है कि कपलिंग जो है क्या वो रिप्रेजेंट नहीं करती इंडिपेंडेंस को, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि कपलिंग के अंदर तो अभी हमने देखा है कि कपलिंग तो है वो इंडिपेंडेंस को लाइक करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजली लो कपलिंग इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर। क्या किसी सॉफ्टवेयर के लिए जो लो कपलिंग है वो अच्छी है या नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है यस। जी हाँ, जितनी कपलिंग लो होगी तो उतना ही एक सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यूजली हाई कोहेजन इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर, कि ये जो कोहेजन है जो एक ही मॉड्यूल के दो कंपोनेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती होती है, क्या ये गुड होती है, अच्छी होती है क्या ये? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, ये अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कम्युनिकेशन करानी है और हम एक ही मॉड्यूल के अंदर बैठे कुछ कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे तो कम्युनिकेशन फास्ट होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कोहेजन का कॉन्सेप्ट है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम मॉड्यूल इसकी बात करें, कपलिंग की बात करें, तो क्योंकि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 सेपरेट मॉड्यूल्स हैं तो इनको जब आपस में कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी तो थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। चलें जी, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर लूप टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो अब नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यूज है वो इसमें से है कि लूप टेस्टिंग मेथडोलॉजी कैन बी सक्सेसफुली टेस्टेड बाय यूजिंग। कि अगर आपने लूप टेस्टिंग करनी है तो नीचे कुछ मेंशन्ड हैं, कुछ टेक्निक्स मेंशन्ड हैं और हमने बताना है कि लूप टेस्टिंग के लिए इनमें से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि ठीक हैं। चलें जी, पहला ऑप्शन है कॉन्क्रीट टेस्टिंग, दूसरा है जी सिंपल लूप टेस्टिंग, नेस्टेड लूप्स, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा कि लूप टेस्टिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती थी वो कुछ इस तरीके से होती थी। एक होती थी सिंपल लूप, कि कोई एक लूप काम कर रही है कि जब तक लूप ट्रू है तो हम वापस यहाँ पर जाएंगे, ट्रू है तो वापस जाएंगे, और जब फॉल्स होगी तो नीचे आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सिंपल लूप। तो लूप टेस्ट अगर आपने करनी है तो सिंपल लूप टेस्टिंग टेक्निक भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये वाला जो बी है ये तो हो गया करेक्ट। ओके, इसके अलावा एक नेस्टेड लूप टेस्टिंग टेक्निक भी है जो कि लूप के अंदर अगर कोई लूप आ गई है तो उसको टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। जिस तरह से यहाँ पर देखें, ये एक लूप है और ये एक दूसरी लूप है। अब ये आउटर लूप है और ये जो है ये इनर लूप है। तो नेस्टेड लूप, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप भी ऑप्शन में है, तो ये भी ठीक है। अब बी भी ठीक हो गया, सी भी ठीक हो गया। चलें जी, लूप टेस्टिंग की एक और टेक्निक जिसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेटेड लूप्स। कॉन्केटिनेटेड लूप्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे प्रोग्राम में एक लूप है और इसी तरीके से एक और लूप है और वो दोनों आपस में नेस्टेड भी नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट लूप्स, इसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेटेड लूप्स। तो ये जो कॉन्केटिनेटेड लूप्स होती हैं ये भी लूप टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, तो ए भी ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक और होती हैं जी अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स, जो कि मिक्सचर होती हैं जिसमें नेस्टेड लूप भी काम कर रही होती हैं और कॉन्केटिनेटेड लूप, सिंपल लूप, ये सारी काम कर रही होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि लूप टेस्टिंग मेथडोलॉजी कैन बी सक्सेसफुली टेस्टेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो हमने देखा कि ए भी ठीक था, बी भी ठीक था, सी भी ठीक था, तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो ये तो था हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर हैं जो कि बारी बारी आते रहेंगे। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ये सीरीज चलती रहेगी। कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर साइंस के जितने भी टेस्ट हैं, चाहे NTS के टेस्ट है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट है,
उन तमाम टेस्टों में ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप और किस टॉपिक पर MCQs की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।